हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का डॉक्टनेट पर। बेटा जी बात कर रहे हैं यहाँ पर कोशिका जीवन की इकाई, जिसमें हमारी जो कोशिका चल रही थी, जो हम पढ़ रहे थे, वो कौन सी पढ़ रहे थे? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, आज हम पूर्ण रूप से खत्म करने वाले हैं हमारी कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसमें जो चीज बच गई थी वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए बेटा जी हम बात करेंगे इसकी। आज भी हम देखेंगे किसकी? प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना पूरी की पूरी आज हम खत्म करने वाले हैं। फिर लेकर आऊंगा मैं क्विज। रेडी है? चलिए आगे। आइए देखिए, हम बात कर रहे थे किसकी? प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसमें मैं एक बात बता दूं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। मात्र हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कोशिका आवरण। बस कोशिका आवरण के अंदर हमने तीन चीजें पढ़ी हैं। क्या क्या? हमने सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके नीचे कोशिका भित्ति और फिर उसके नीचे कोशिका झिल्ली। ये तीन चीजें मिलकर बना रही थी कोशिका आवरण, जो हम पढ़ चुके हैं। हमने ग्लाइकोकैलिक्स पूरा पढ़ा था, कोशिका भित्ति डिटेल में पढ़ी, कोशिका भित्ति के आधार पर ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ग्राम धनात्मक, ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया पढ़े, जीवाणु पढ़े। फिर हमने कोशिका झिल्ली पूरी पढ़ी, उसकी संरचना पढ़ी। हमने ये भी देखा कि कोशिका झिल्ली क्या बना रही है, मेसोसोम बना रही है। सब कुछ हमने पढ़ लिया है। मैक्सिमम चीज प्रोकैरियोटिक कोशिका की पढ़ ली है। ठीक है, अब इस डायग्राम को जरा देखो। इस डायग्राम में आपको संपुटिका याद आ रही है? संपुटिका क्या थी? एक प्रकार की ग्लाइकोकैलिक्स थी। ये हमने देख लिया। कोशिका भित्ति देख लिया, कोशिका झिल्ली ये भी देख लिया। अब बचा क्या है? देखो, ये तीन चीज तो हमारी हो गई है। ठीक है, अब बचा क्या? अब बाकी जितनी भी सारी चीजें वो बच रही हैं, जो हम आज पढ़ेंगे। आप बोलेंगे इतना सारा आज पढ़ेंगे? हम बिल्कुल पढ़ेंगे। बाकी तो छोटी मोटी सिंपल सी चीजें वो आज हम खत्म करेंगे। यानी राइबोसोम वैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें रह गई वो बताऊंगा। जीनोमिक डीएनए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ी बहुत चीजें रह गई वो बताऊंगा। केंद्राभ इसकी बात करेंगे, कशाभिका इसकी बात करेंगे, झालर इसकी बात करेंगे। यानी जो चीजें बच गई हैं उनकी बात हम करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा जी यहाँ पर। अब क्या क्या बच गया है ध्यान से सुनना। देखिए, ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, जिसमें सबसे बाहर हमारी ग्लाइकोकैलिक्स हमने पढ़ लिया। फिर साथ ग्लाइकोकैलिक्स के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर जो थी वो कौन सी? हमारी कोशिका भित्ति थी, वो हमने पढ़ ली है। और फिर उसके बाद कोशिका झिल्ली, और वो कोशिका झिल्ली जो अंदर की तरफ वलन लिए हुई थी, जिनको हमने बोला था मेसोसोम, वो हमने पढ़ लिया है। ये हमारी कोशिका झिल्ली है। ठीक है ना? सिंपल। चलें आगे। अब आगे ध्यान से सुनना, जो आगे चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ये कौन? दूसरा बिंदु। देखिए, इसको किस तरीके से पढ़ना है ये तो सोचो ना। देखिए, अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा? कोशिका आवरण। कोशिका आवरण के तीन भाग पढ़ लिए। अब दूसरा बिंदु हम पढ़ने वाले हैं संरचना में, वो है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यानी तरीके से चीजों को समझना, नंबर वाइज चीजों को पढ़ना। सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहला चीज क्या पढ़ा? थोड़ा सा पीछे ले जाओ। कोशिका आवरण पढ़ा, पहला नंबर क्या पढ़ा? कोशिका आवरण पढ़ा, या इसको ए नंबर दे देता हूं, ए, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, ए बोल दीजिए कि भैया हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? कोशिका आवरण, जिसमें पहला दूसरा तीसरा ये तीन चीजें हमने पढ़ी, खत्म हो गया। अब हम दूसरा यानी बी जो है अब हम पढ़ रहे हैं। ए क्या पढ़ा हमने? कोशिका आवरण, जिसके हमने तीन भाग पढ़ लिए। अब बी हम देख रहे हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में क्या क्या मिलने वाला है वो सारा का सारा इस बिंदु के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले कोशिका द्रव्य में हम देख रहे हैं क्या? राइबोसोम। देखिए, ऑलरेडी मैं आपको राइबोसोम के बारे में बता चुका हूं बेटा जी। राइबोसोम के बारे में डिटेल में सारी चीजें बता दी हैं। आपको याद होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कैसा था? 70S, जिसकी दो इकाइयां थी। छोटी कौन सी? 30S, 50S। ये बेटा जी मैं आपको बता चुका हूं और बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको सारी चीजें समझा दी थी। ठीक है, राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री ये भी मैंने आपको बता दिया था। यानी अमूमन तौर पर अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम चीजें मैंने राइबोसोम की बता दी। जो चीज बच गई है वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, ये राइबोसोम मिलेंगे कहां पर? सुनना, ये राइबोसोम इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहां मिलेंगे? तो बेटा जी यहाँ पर जो राइबोसोम जो होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम देखें तो राइबोसोम बेटा जी हमें दो जगह दिखते हैं। देखिएगा कहां कहां। एक तो देखिए कोशिका द्रव्य में दिख रहे हैं मुक्त रूप से, और एक आपको दिख रहे होंगे जुड़े हुए हैं इससे, कोशिका झिल्ली से, है ना? इट मींस राइबोसोम दो जगह मिल रहे हैं। हम बात करेंगे क्या? राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में दो जगह मिल रहे हैं। कहां कहां? एक तो दो क्षेत्रों में मिलते हैं, दो क्षेत्रों में मिलते हैं, या यूं बोल सकते हो दो रूप से मिलते हैं। एक तो मुक्त रूप से और एक कोशिका झिल्ली से जुड़े हुए। कोशिका झिल्ली से जुड़े हुए। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कहां मिल रहा है, सीधा आंसर बताना भैया कहां मिल रहे हैं। एक तो मुक्त रूप से कोशिका द्रव्य के अंदर फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं। देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो मैं थोड़ा सा काला भी कर देता हूं, ये वो है जो मुक्त रूप से साइटोप्लाज्म में, मुक्त रूप से कोशिका द्रव्य में, अच्छा कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। मुक्त रूप से साइटोप्लाज्म में फैले हुए, सिंपल है ना? यानी इनको हम बोलते हैं फ्री। क्या बोलते हैं? देखो इंग्लिश में बहुत सिंपल वर्ड है क्या? फ्री राइबोसोम। क्या बोला? फ्री राइबोसोम। किसी से कोई लेना देना नहीं है, सीधा कोशिका द्रव्य में आराम से पड़े रहो, है ना? और दूसरे होते हैं इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब किसी चीज से जुड़ जाना। अब जरा सोचिए, ये वाले जो हैं, ये वाले नीचे वाले, ये देखो ये किससे जुड़ रहे हैं आपके? ये कोशिका झिल्ली से जुड़ जाते हैं। तो दो रूप से मिलते हैं, दो प्रकार से मिलते हैं, दो क्षेत्रों में मिलते हैं, दो जगह मिलते हैं। कौन? राइबोसोम। सिंपल। चले आगे। ये बिंदु हमने पहले नहीं पढ़ा था क्योंकि ये बताना जरूरी था। पहले हमने जो चीज पढ़ी थी, बहुत सारी चीज पढ़ी थी राइबोसोम। राइबोसोम सबसे छोटा क्या है? कोशिकांग है। राइबोसोम जो होता है उसपे कोई आवरण नहीं होता है। ये कैसा होता है बेटा जी? आवरणहीन, झिल्लीहीन कोशिकांग होता है। राइबोसोम जो होता है उसकी खोज किसने करी थी? पैलेड ने। जंतु कोशिका में रॉबिन्सन और ब्राउन ने पादप कोशिका में बताया था, याद करिए बताया था, है ना? कितनी इकाइयां होती है सब बता दिया था। एस का मतलब क्या था? 30, 50, 70 ये क्या था? ये सब कुछ बता दिया था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज बताई कि ये दो जगह मिल रहे हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट बिंदु बेटा जी राइबोसोम का, इधर ध्यान से सुनना। एक और बिंदु है, ये बिंदु इस तरीके से बना रहा हूं, बुलेट्स इनको बोलते हैं, बुलेट्स। इस तरीके से बुलेट्स बना दी हैं, बिंदु है राइबोसोम के बारे में। अजी आखिरी बिंदु और सिंपल सा बिंदु आपसे कोई पूछेगा, ध्यान से देखना। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका दिख रही है यहाँ पर, एक बार और वापस से प्रोकैरियोटिक कोशिका बना देता हूं। चलो जी वापस से ये ग्लाइकोकैलिक्स, फिर भैया ये हमारी कोशिका भित्ति, और फिर भैया ये हमारी कोशिका झिल्ली। चलो जी दिख रहे हैं, ये हमारी कौन है? कोशिका झिल्ली। बनानी जरूरी है ना हर बार। चलो अब ध्यान से सुनना, जो मैं चीज समझाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा बेटा। आप सभी ने, थोड़ा सा इधर की तरफ मैं बताता हूं, आप सभी ने ये वर्ड सुना होगा डीएनए, सुना है ना? बताया मैंने आपको, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये डीएनए, ध्यान से सुनना, ये डीएनए जो होता है ना, ये आगे चलकर बनाता है आरएनए। अब जिनको डीएनए की फुल फॉर्म नहीं पता है वो ध्यान से सुनना। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। बस एसिड को अम्ल बोल देते हैं, बस और कुछ नहीं। आरएनए की क्या होती है याद रखना आपने? राइबो न्यूक्लिक एसिड, या हिंदी में बोलेंगे राइबो न्यूक्लिक अम्ल।
ठीक है, तो आपने याद रखना है डीएनए जो होता है वो आगे चलकर क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। ठीक है, समझ में आ गया, इतनी सी बात क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, ये जो आरएनए जो होते हैं बेटा जी, ये 3 प्रकार के होते हैं, भूल मत जाना, अपनी जिंदगी भर मत भूलना। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन सा? आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। हो सकता है अभी थोड़ी सी चीज आपके ऊपर से जाए, मानता हूं ये हालांकि 12th क्लास में आता है, डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं बस उसको फील करना, समझना। क्या डीएनए जो होता है वो बदलता है किसमें? आरएनए में। ठीक है, और ये आरएनए जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये आरएमटी ये क्या है? इनका नाम है, ध्यान से सुनना। स्मॉल आर जो होता है उसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, यानी एक ऐसा आरएनए जो राइबोसोम में मिलेगा। आपका माथा चकरा जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ फुल फॉर्म देखना, सिर्फ नाम देखना, राइबोसोमल आरएनए। एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संदेश वाहक आरएनए, और टी होता है ट्रांसफर आरएनए। सिंपल हिंदी में भी क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए ही बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 3 प्रकार के आरएनए बनाता है। प्रभु ध्यान से सुनना, मैं जो चीज कहने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा, मैं चीज समझाने वाला हूं। क्या कि डीएनए जो होता है, ध्यान से सुनना, डीएनए जो होता है वो आगे चलकर बदलता है किसमें बेटा जी? ये जो डीएनए होता है ये आगे चलकर बदलता है किसमें? आरएनए में। ठीक है, और आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, मैं इतनी सी बात बता रहा हूं, कहीं ना कहीं ये तीनों आरएनए मिलकर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। अब जिनके दिमाग में ये बात घुसी है ना तो अच्छी बात है, नहीं घुसी है तो बस इतना सा सुन लेना क्या कि आरएनए जो होते हैं उनके 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से एक आरएनए होता है एमआरएनए, जिसमें से एक आरएनए का नाम है एमआरएनए, संदेशवाहक आरएनए। मत पूछना अभी कार्य क्या करते हैं, मैं जानबूझ के कह रहा हूं आपसे, अभी मत पूछना इनका कार्य क्या होता है, जब जरूरत होगी मैं अपने आप आपको बता दूंगा। थोड़ा सा भरोसा मेरे पर रखिएगा, थोड़ा सा, कि जो मैं चीज बताऊंगा कहां जरूरत है कहां नहीं है, किधर जरूरत है, मैं अपने आप आपको बता दूंगा। आप टेंशन मत लेना, हां जो मैं आपको बता रहा हूं उसको गौर से बस सुनो और याद रखो क्या कि डीएनए होता है, आरएनए होता है, डीएनए आगे चलकर बनाता है आरएनए, डीएनए की फुल फॉर्म ये, आरएनए की फुल फॉर्म ये, बस अभी इतना। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक आरएनए याद रखना एमआरएनए, संदेशवाहक आरएनए, बस इतनी सी बात। अब आप बोलेंगे ये क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि देखिए ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखिएगा ये है एमआरएनए। क्या है बेटा जी? एक एमआरएनए। कौन है बेटा? ये एमआरएनए है। कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन? एमआरएनए, संदेशवाहक आरएनए। फिर बोल रहा हूं मत पूछना अभी इसका कार्य, समय आने पर हर चैप्टर में चीज आपको समझ में आ जाएगी, जो चीज जरूरी होगी जिस चैप्टर में ऑटोमेटिकली आपको बता दी जाएगी। मुझे पता है बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हर चीज का एक सही वक्त होता है, सही समय होता है। ठीक है, तो अभी जो वक्त है, अभी जो समय है, उस हिसाब से अभी सिर्फ नाम याद रखना, आरएनए का एक प्रकार होता है एमआरएनए, जो इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिल रहा है, हमारे अंदर भी होता है एमआरएनए। ठीक है, चल इतनी सी बात समझ में। अब देखना ये जो एमआरएनए है बेटा, इस एमआरएनए के देखिएगा, इस एमआरएनए पर क्या आपको राइबोसोम जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? ये था बेटा जी हमारा एमआरएनए और ये है हमारे राइबोसोम। ठीक है, अब आपने जो चीज याद रखनी है वो ये, इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम जुड़ जाते हैं, प्लस का मतलब जुड़ जाते हैं किसके साथ? संदेशवाहक आरएनए के साथ। क्या बोला मैंने? ये जो राइबोसोम है ये जुड़ गए हैं किसके साथ? संदेशवाहक आरएनए के साथ में। कौन बेटा जी? ये राइबोसोम जुड़ गए हैं संदेशवाहक आरएनए के साथ में, और ये जो कंप्लीट संरचना आपको दिख रही है ना, ये कंप्लीट संरचना कौन सी? राइबोसोम जब संदेशवाहक आरएनए के साथ जुड़ता है तो ये जो संरचना बनती है, नीट 2016 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखना, ये संरचना कहलाती है, याद रखना, भूल मत जाना, इसको बोला जाता है बहु राइबोसोम, या इसका दूसरा नाम है बहु सूत्र। याद रखना, इसका दूसरा नाम क्या बेटा जी? बहु सूत्र। याद रखना, बहु राइबोसोम या बहु सूत्र बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पॉली राइबोसोम, या इसको बोलते हैं पॉलीसोम। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, भूलना नहीं है, बस इससे ज्यादा राइबोसोम से कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे प्रोकैरियोट्स में। तो आपने प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम से क्या चीजें याद रखनी है? सीधा फटाफट जल्दी से। क्या? प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं, जिसकी छोटी इकाई 30 बड़ी इकाई 50 दनादन खत्म। प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 2 जगह मिलते हैं, या तो मुक्त रूप से मिलते हैं कोशिका द्रव्य में, या कोशिका झिल्ली से जुड़े रहते हैं। कई सारे राइबोसोम जो होते हैं वो संदेशवाहक आरएनए के साथ जुड़ जाते हैं और एक कुंडलित संरचना इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, इस संरचना को बोलते हैं बहु राइबोसोम या बहुसूत्र बोला जाता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। जितना मैंने पढ़ाया है राइबोसोम से संबंधित सब याद कर लेना, जितनी भी चीजें बताई हैं सब कुछ आपकी कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए, A to Z, खत्म। ठीक है, तो जरा सोचिए, ये हम पढ़ रहे थे क्या? कोशिका द्रव्य। हमने कोशिका द्रव्य के अंदर, इस द्रव्य के अंदर सबसे पहले किसकी बात करी है? राइबोसोम की। आई होप समझ में आ गया होगा। चलें आगे। आई अब दूसरी चीज, इसमें नंबर क्या था? A, मतलब छोटा a, कैपिटल B था, इसका नंबर है ना A की जगह मैं 1 कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1 यानी कोशिका द्रव्य में हमने पहली चीज पढ़ी है क्या? राइबोसोम। अब दूसरी चीज पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। दूसरी जो चीज है उसका नाम है केंद्राभ। क्या नाम है बेटा जी? केंद्राभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्राभ। ठीक है, अब साहब केंद्राभ के ना कई सारे नाम है इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में कई सारे नाम है, मैं आपको बताता हूं क्या क्या। न्यूक्लियोइड, हिंदी में सिर्फ एक नाम केंद्राभ, इंग्लिश में कई सारे नाम है। न्यूक्लियोइड, क्रोमोसोम, जीनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस और क्रोमोनीमी। ठीक है, ये 5 नाम हैं इसके, केंद्राभ के हैं 5 नाम, इसके अकेले केंद्राभ बोलते हैं हिंदी में इसको। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, केंद्राभ याद रखना, अगर ये याद हो जाए वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। चल है क्या ये? अब आप मुझे बताएंगे क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है? बोलेंगे नहीं सर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहां से केंद्रक हो गया? इसलिए तो उसका नाम प्रोकैरियोटिक कोशिका था कि उसमें केंद्रक नहीं। मैं बोलूंगा हां बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन आप मुझे बताएं कि कोई ना कोई जगह तो है ना जहां पर वो आनुवंशिक पदार्थ मिल रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका का, जिसको हमने जीनोमिक डीएनए बोला। याद है मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होता है, जिसे हम बोलते हैं जीनोमिक डीएनए, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीनोमिक डीएनए, वो कहीं ना कहीं कोशिका द्रव्य में होता है ना। अब वो अगर कोशिका द्रव्य में होता है, ध्यान से देखिएगा, वो अगर कोशिका द्रव्य में यहां पर है
और कैसा है मुख्य आनुवंशिक पदार्थ? कैसा है? गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार है। एक डीएनए के धागे से बना हुआ है, जिसको हमने जीनोमिक डीएनए बोला था, अगर भूले नहीं है तो आप याद है। ये मुख्य आनुवंशिक पदार्थ जो होता है, जिस जगह पर मिलता है, जिस एरिया में मिलता है, जिस क्षेत्र में मिलता है, उस जगह को बोला जाता है केंद्राभ। याद रखना। तो केंद्राभ क्या था? वह क्षेत्र जहां मुख्य आनुवंशिक पदार्थ, और मुख्य आनुवंशिक पदार्थ ने क्या बोला था? जीनोमिक डीएनए। क्या नाम दिया था? जीनोमिक डीएनए मिलता है उस क्षेत्र को हम बोलते हैं केंद्राभ। उस जगह को हम क्या बोलते हैं? केंद्राभ। केंद्रक नहीं। केंद्राभ वो जगह है जहां पर मुख्य आनुवंशिक पदार्थ मिलता है। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है ये वाली चीज? चलें आगे। अब ध्यान से सुनना, एक और चीज है। अब आप में से कितने बच्चों को याद है? देखिए ये चीज तो समझ में आ गई। आपसे कोई पूछे केंद्राभ क्या है, आप सीधा बोलेंगे सर वो जगह है जहां प्रोकैरियोटिक कोशिका का क्या मिलता है? मुख्य आनुवंशिक पदार्थ मिलता है। ठीक है, अब आप में से कितने बच्चों को यह शब्द याद है? ये शब्द कितने बच्चों को याद है? बताया हुआ है सब कुछ, ये बताया हुआ है प्लाज्मिड। बोला था, बताया था क्या? ये जो मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होता है, कौन? मुख्य आनुवंशिक पदार्थ जो होता है, जैसे हमने जीनोमिक डीएनए बोला है, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या मिलता है? कुछ डीएनए मिलता है, गोलाकार होता है, मिलता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। बताया था नहीं बताया था? स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया मैंने आपको। ठीक है, अब जरा सोचिए, प्लाज्मिड है ना, अभी देखिए इस कोशिका में ये बेटा प्लाज्मिड है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस कोशिका में ये प्लाज्मिड है। समझ रहे हैं? समझ में आया है? ये कौन है बच्चे? ये है हमारा केंद्राभ। क्या है ये? केंद्राभ। और अगर विश्वास ना हो, थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, देखो इस डायग्राम को देखो, क्या यहां पर केंद्राभ लिखा हुआ है? और केंद्राभ क्या है? देखो ये पूरा यहां से लेके ये पूरा क्षेत्र जहां पर ये आनुवंशिक पदार्थ मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? केंद्राभ। बोला ना, दिख रहा है ना यहां पर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने आपसे बोला क्या बेटा? मैंने आपसे बोला कि केंद्राभ जो था वो जगह थी जहां पर मुख्य आनुवंशिक पदार्थ मिल रहा है, और मुख्य आनुवंशिक पदार्थ के अलावा अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। ठीक है, आपको प्लाज्मिड दिख रहा है, आपको जीनोमिक डीएनए भी दिख रहा है। ये जीनोमिक डीएनए जिस जगह पर मिल रहा है उसको हमने बोला केंद्राभ, यानी न्यूक्लियोइड। चले, तो दिक्कत तो नहीं थी। अब इधर देखना, ये प्लाज्मिड दिख गया। अब एक और प्लाज्मिड देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या अंतर दिखाई दे रहा है? आपको दो तरीके के प्लाज्मिड दिख रहे हैं। सोचो, आप बोलिए हाँ सर दिख रहे हैं। एक वो प्लाज्मिड जो फ्री है, मुक्त है, और एक वो प्लाज्मिड जो किससे आकर जुड़ गए? केंद्राभ में आकर, उस क्षेत्र में आकर मुख्य आनुवंशिक पदार्थ से जुड़ गए हैं। दिख रहे हैं? तो याद रखना, जब प्लाज्मिड किसके साथ जुड़ जाए, ध्यान से सुनना, जब प्लाज्मिड किसके साथ जुड़ जाए? केंद्राभ के जीनोमिक डीएनए बोल देता हूं, या मुख्य आनुवंशिक पदार्थ, मुख्य आनुवंशिक पदार्थ। क्या बोला? फिर से सुनो, वापस रिपीट करो। क्या? देखो, प्लाज्मिड मैंने आपको बताया, प्लाज्मिड जो होते हैं वो अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, जो मेन जेनेटिक मटेरियल होते हैं, मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, उसके अलावा मिलते हैं। कार्य क्या करते हैं? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, कुछ विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे प्रतिरोधकता क्षमता दिखाते हैं, किसके खिलाफ? प्रतिजैविक के खिलाफ। स्टार्टिंग में बता दिया था। अभी जब मैं आपको बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। प्लाज्मिड आपको ये मुक्त दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाला प्लाज्मिड आपको किसके साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? किसके साथ? केंद्राभ में मुख्य आनुवंशिक पदार्थ के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो याद रखना, जब प्लाज्मिड केंद्राभ में केंद्राभ क्षेत्र था, केंद्राभ में मुख्य आनुवंशिक पदार्थ के साथ जुड़ जाता है, तो ये संरचना नीट में प्रश्न पूछा गया है, ये संरचना एम्स में पूछा गया था, ये प्रश्न, इसे बोला जाता है एपिसोम। याद रखना, इस संरचना को हम क्या नाम देते हैं? एपिसोम। तो बेटा कहीं ना आप ना कंफ्यूज ना हो जाएंगे, शब्दों के खेल में, शब्दों के जाल में कंफ्यूज हो जाएंगे। लाइसोसोम, राइबोसोम, है ना, पॉलीसोम और एपिसोम। देखो 4 ही सोम मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से? राइबोसोम आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लाइसोसोम जिसे हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं, लाइसोसोम, है ना, पॉलीसोम अभी थोड़ी देर पहले आया था, याद है पॉलीसोम क्या था? देखो ये पीछे गया, पॉलीसोम, है ना। और फिर मैं अब यहां पर एक और लेकर आया हूं, सोम कौन? एपिसोम। अब याद तो करना पड़ेगा ना। एपिसोम जब प्लाज्मिड किसके साथ जुड़ जाता है? केंद्राभ में उपस्थित मुख्य आनुवंशिक पदार्थ के साथ जुड़ जाता है, तो संरचना क्या कहलाती है? एपिसोम। ठीक है, पॉलीसोम क्या था? जब संदेशवाहक आरएनए के साथ राइबोसोम कई सारे जुड़ जाते हैं, इस संरचना को हमने पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोला था। आई होप ये दूसरा बिंदु जो था कोशिका द्रव्य में, किसमें? कोशिका द्रव्य में हमने राइबोसोम देख लिया, कोशिका द्रव्य में हमने केंद्राभ देख लिया, खत्म, इतनी सी बात। चलें आगे, अब आगे चलते हैं बेटा जी। अब तीसरी चीज देखते हैं और क्या मिल रहा है। अब बात करते हैं अंत्यवृष्ट। ध्यान से सुनना, किसकी बात कर रहे बेटा जी? अंत्यवृष्ट पिंड की। अब देखिए, अंत्यवृष्ट पिंड, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी, क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडी या अंत्यवृष्ट पिंड बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब साहब ये क्या है? ध्यान से सुनना, समझना इस चीज को। वापस से फिर से मैं बना रहा हूं कोशिका, लेकिन अब की बार ना मैं वो बार ग्लाइकोकैलिक्स और कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति वो नहीं बना रहा हूं, मैं सिंपल बोल रहा हूं बेटा, ये हमारी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, मैं थक गया बार वो बनाकर। समझ लेंगे ना भैया, ये कोशिका कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक कोशिका, बस जयराम जी की। ठीक है, अब इस कोशिका में हमने देखा कि भैया कोशिका द्रव्य है, चलो, यहाँ पर मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है, चलो जी है जी, सर यहाँ पर प्लाज्मिड है, हाँ जी है जी, राइबोसोम है, हाँ जी, दो तरीके से मिल रहे हैं, या तो मुक्त रूप से या कोशिका झिल्ली से जुड़े हुए हैं, चलो जी, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब इधर देखिएगा, अब आप मुझे बताना, एक सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछता हूं। मान लो आपके पिताजी, आपकी माताजी क्या करते हैं? सब्जी मंडी गए, है ना, आज सब्जी मंडी जाकर वो सब्जियां उठाकर लाए। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे, मान लेते हैं आज उन्होंने सब्जी मंडी जब वो गए, वो बहुत सारी सब्जियां उठाकर लाए, जिसमें से उन्होंने फ्रिज में रख दी है। ठीक, अब मान लेते हैं आज मम्मी ने मेरी मम्मी ने, मान लेते हैं, मैं अपनी मम्मी की बात कर लेता हूं, मेरी मम्मी ने आज बनाई गोभी, चल बहुत अच्छी बात है, गोभी की सब्जी बनाई। ठीक है, अब मम्मी ने गोभी की सब्जी बना दी, मेरे पापा ने भी खा ली, मेरी मम्मी ने भी खा ली, मैंने भी खा ली, मेरे भाई ने भी खा ली। ठीक है, पहले की बात करो, मेरी शादी से पहले की, अभी तो सदस्य काफी बढ़ गए हमारी फैमिली में। शादी से पहले मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा, बस 4 ही थे, जॉइंट फैमिली नहीं थी, एकल परिवार जो होता है ना, वैसा था। चल, अब आप मुझे बताना, सबने खाना खा लिया, फिर भी सब्जी बच गई, क्या करें उस सब्जी का? फेंक दे कि स्टोर करें? सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहुत सिंपल सा।
ये इतनी बड़ी जो कहानी मैंने बुनी है, इसका सिर्फ एक ही मकसद था बताने का कि वो जो भोजन जो बच गया है, उस भोजन का क्या करें? क्या उस भोजन को फेंक दें या उस भोजन को स्टोर करें? सोचिए, क्या वो सब्जी को फेंक दें या वो सब्जी को स्टोर करें? आप सीधा बोलिए सर, उस सब्जी को हमें स्टोर करना है, उस सब्जी को हम फ्रिज में रख देंगे, सुबह वापस से यूज में ले लेंगे, बाद में वापस से यूज ले लेंगे। यानी बचा हुआ माल जो था, बचा हुआ पदार्थ जो था, जिसे हम बाद में यूज में ले सकते हैं, है ना, उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, हम उसको स्टोर कर लेते हैं, एक जगह पर रख देते हैं, है ना। यही होता है ना, यही होता है ना। अब अलग अलग तरीके से इसको उदाहरण आप मान सकते हैं कि कोई चीज पदार्थ है, कोई चीज बच गई है जिसको आपने अपने घर में रख लिया, बाद में यूज में लेंगे। बस उसी तरीके से याद रखना, ध्यान से सुनना, कि एक कोशिका जिसके अंदर बचा हुआ पदार्थ जो है, एक ऐसा पदार्थ जो अभी यूज में नहीं आ रहा लेकिन बाद में यूज में आ सकता है ना। तो वो जो बचा हुआ पदार्थ है, उस पदार्थ को कहां डालें, कहां डालें, अंदर कहां डालें इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में? तो हमने बोला उस बचे हुए पदार्थ को, ध्यान से सुनना, उस बचे हुए पदार्थ को हमने यहां पर इकट्ठा कर दिया। अब ये देखिए, ये बचा हुआ पदार्थ है, इसको हमने यहां पर इकट्ठा कर दिया, ठीक है। अब जरा सोचिए, ये जो बचा हुआ पदार्थ जो यहां पर इकट्ठा किया गया, क्या इसके ऊपर कोई झिल्ली चढ़ाई, क्या इसके ऊपर कोई आवरण चढ़ाया? नहीं, कुछ भी नहीं चढ़ाया। हमने केवल उस पदार्थ को जाकर ये इस जगह डाल दिया, बस खत्म, यहां पर इकट्ठा हो जा भैया, बस। तो ये पदार्थ, ध्यान से सुनना, ये पदार्थ जो यहां पर एकत्रित हो गया है, वो बचा हुआ पदार्थ जो एक स्थान पर एकत्रित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, एक स्थान पर एकत्रित हो जाता है, और एक और चीज, और वह आवरणहीन होता है, या झिल्लीहीन बोल दो या आवरणहीन बोल दो, आवरणहीन होता है, आवरणहीन होता है उस पदार्थ को, उस बचे हुए पदार्थ को जो एक जगह पर एकत्रित हो गया है, जिस पर कोई आवरण नहीं है, उसे बोला जाता है अंतःवृष्ट पिंड। यानी एक पिंड के रूप में, एक बॉडी के रूप में, काय के रूप में, एक जगह जहां पर ये सारा का सारा पदार्थ इकट्ठा हो रहा है, उस पदार्थ को हमने बोला, उस जगह को नहीं, उस पदार्थ को जो यहां पर इकट्ठा हुआ है, जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं है, जिसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं है, उसे हमने बोला है अंतःवृष्ट पिंड। बताएं, अंतःवृष्ट पिंड का मीनिंग समझ में आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें आगे। अब मुझे पता है आपका प्रश्न होगा कि सर कौन सा बचा हुआ पदार्थ है ना, पूछेंगे ना आप, पूछेंगे ना सर बचा हुआ पदार्थ, ये समझ में आ गया, कौन सा बचा हुआ पदार्थ, क्या इकट्ठा हो रहा है यहां पर, पूछेंगे ना, आइए वो भी बता देता, ठीक है। अब आपने पूछा सर बचा हुआ पदार्थ कौन सा? अब देखिए, बचा हुआ पदार्थ क्या क्या हो सकता है, समझना, देखिएगा। ये बचा हुआ पदार्थ मैं नेक्स्ट पेज पर दिखा देता हूं। अंतःवृष्ट पिंड जो होते हैं बेटा जी, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिनमें खाद्य पदार्थ एकत्रित होता है, क्या बोला हमने? जहां खाद्य पदार्थ का मतलब ऐसा भोजन, ऐसा फूड जो बच गया है ना, वही गोभी वाली बात है, सब्जी वाली, गोभी की सब्जी बच गई थी, बाद में यूज में लेंगे, यानी गोभी क्या था? खाद्य पदार्थ, भोजन है। यानी अंतःवृष्ट पिंड जो थे वो क्या थे? हमने बोला ये जगह जहां पर बचा हुआ खाना जो था, बचा हुआ भोजन जो था, बचा हुआ पदार्थ जो था, जो बाद में यूज में लिया जा सकता है, वो क्या हो सकता है? अगर खाद्य पदार्थ है तो उसे हम क्या बोलेंगे? खाद्य अंतःवृष्ट पिंड। क्या बोलेंगे? खाद्य अंतःवृष्ट पिंड। जैसे, अब जैसे ध्यान से सुनना, जिन बच्चों को समझ में आ रही कंसंट्रेशन से सुनिएगा। क्या बोला कि अंतःवृष्ट पिंड का मीनिंग समझ में आ गया? एक जगह है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जहां पर भोजन, खाद्य पदार्थ जाकर एकत्रित हो रहा था, बच गया था, ठीक है, वो जाकर इकट्ठा हो गया, जिसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं है, हमने उसको बोला खाद्य अंतःवृष्ट पिंड, ठीक है। चलो जी, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब कौन सा खाद्य पदार्थ? ध्यान से सुनना, जैसे ग्लाइकोजन, याद रखना, ग्लाइकोजन तो नाम सुना है ना भैया, कि ये भी नहीं सुना है? याद रखना, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन कणिका। अब जरा सोचिए, मान लेते हैं एक जीवाणु था, ये कौन था? एक बैक्टीरिया था, और इस जीवाणु के अंदर यहां पर एकत्रित हो गया क्या? ग्लाइकोजन। तो एक कण के रूप में इकट्ठा हो गया, नहीं हो गया? कणों के रूप में, कण है ना यहाँ पर, किसके कण है? छोटे छोटे बहुत सारे कण है, किसके? ग्लाइकोजन के। ग्लाइकोजन भर गया, बहुत सारा भर गया, कौन? ग्लाइकोजन। तो ये जो संरचना है, ये जो अंतःवृष्ट पिंड है, इसको हमने बोला ग्लाइकोजन कणिका। आया समझ में? क्या बोला? ग्लाइकोजन कणिका, जो मुख्य रूप से किसमें मिलती है? जीवाणु में मिलती है। याद रखना, किसमें मिलती है? जीवाणु में मिलती है। बताएं, सिंपल सा था। चलें आगे, और क्या हो सकता है? और देखिए, फॉस्फेट कणिका। अब आप में से कितने बच्चे हैं जिनको यही नहीं पता? फॉस्फोरस नाम सुना है? तत्व होता है, एलिमेंट होता है, खनिज होता है, कौन? फॉस्फोरस, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस क्या होते हैं? तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं ना। तो फॉस्फोरस जो है यहाँ पर एकत्रित हो गया, बच गया था फॉस्फोरस, बहुत सारा बच गया, हमने यहाँ पर एकत्रित कर दिया, बाद में यूज में आएगा। अब आप बोलेंगे कहाँ यूज में आएगा भैया? डीएनए में फॉस्फेट होता है, आरएनए में फॉस्फेट होता है, याद रखना। और तो और छोड़ो, ऊर्जा, एटीपी नाम सुना? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या वर्ड है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी, बिना एटीपी तो मैं जिंदा नहीं रह सकता, आप नहीं रह सकते, कोई कोशिका जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि ऊर्जा की इकाई होती है कौन? एटीपी। जरा सोचिए, उसमें फॉस्फेट है। अब जरा सोचिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा फॉस्फेट थी, कहां डालूं? यहाँ पर डाल दी, जगह पर इकट्ठी कर दी, तो उसको मैंने बोला फॉस्फेट कणिका, है ना। अब फॉस्फेट कणिका मुख्य रूप से सभी में मिलती है, सभी प्रोकैरियोट्स में मिलती है, ठीक है। और जी, और एक और बता देता हूं, साइनोफाइसिन कणिका। अब आप बोलेंगे सर ये साइनोफाइसिन कणिका किसमें मिलती है? देखो, ये तो सभी में मिलती है, ऑलमोस्ट सभी में मिलती है। ये मुख्य रूप से बीजीए, बग्गा, इसमें मिलती है, बग्गा में, बग्गा, बीजीए, बग्गा। अब आप बोलेंगे सर कौन है बग्गा? ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, ये भी बताया था जब हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ना स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के जीव होते हैं मुनीरा जगत में जो प्रोकैरियोट्स है, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और नील हरित शैवाल। और ये नील हरित शैवाल वो सबसे पहला जीव है इस पृथ्वी पर जिसने प्रकाश संश्लेषण किया था, खाना खुद बनाया था, फोटोसिंथेसिस खुद किया था, ठीक है। अभी के लिए इतना। अब जरा सोचिए ये क्या है? अब आप बोलेंगे सर ये चीज समझ में आ गई, चलो नील हरित शैवाल है, उसके अंदर ये कणिका मिली साइनोफाइसिन। अब ये क्या है बेटा? ये एक प्रकार की स्टार्च है। क्या है? स्टार्च तो सुना है ना, गेहूं जब हम खाते हैं, रोटी खाते, तो रोटी में हमारे अंदर क्या होती है? स्टार्च होती है, ठीक है। तो साइनोफाइसिन एक प्रकार की स्टार्च होती है, एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है, जो एक प्रकार की शर्करा होती है, जो कणिका के रूप में मिल रही थी और यहाँ पर संचित हो गई। किसमें हो रही थी? नील हरित शैवाल में। तो इस प्रकार अंतःवृष्ट पिंड जो है, अगर खाद्य पदार्थ को स्टोर करेगा तो उनको हम क्या बोलेंगे? खाद्य अंतःवृष्ट पिंड, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आप मुझे बताएं, क्या जीवाणु पानी के अंदर है? सोचो, क्या जीवाणु पानी के अंदर है? आप बोलेंगे हाँ है। क्या पानी के ऊपर तैर रहे हैं?
बोलिए हाँ तैर रहे हैं। आपसे मैं बोलता हूं, आपसे मैं पूछता हूं, क्या आप पानी के ऊपर तैर सकते हो? अगर आपको तैरना नहीं आता, आप पानी के ऊपर तैर सकते हो? नहीं, आप डूब जाओगे। ठीक है, वहीं मैंने आपसे बोला, मान लो एक टायर की ट्यूब है या दो टायर की ट्यूब है। एक टायर की ट्यूब के अंदर मैंने मिट्टी भर दी, ध्यान से सुनना, एक टायर की ट्यूब के अंदर मैंने मिट्टी भर दी और एक टायर की ट्यूब के अंदर है वायु, एयर। जब पानी में डालेंगे तो कौन सी टायर की ट्यूब नीचे डूब जाएगी? आप सीधा बोलिए सर जिसमें मिट्टी थी। क्यों? क्योंकि ये ठोस है और वो जल है। जल का घनत्व ठोस से, सॉलिड से क्या होता है? कम होता है, तो ठोस नीचे चला जाता है। सॉलिड की डेंसिटी जो होती है लिक्विड से कम होती है, तो सॉलिड नीचे चला जाता है। वहीं अगर वायु की बात करो तो वायु की लिक्विड से, तरल से क्या होती है? कम होती है, तो वो ऊपर तैरता रहता है। ये तो सिंपल सा बहुत बेसिक सा कांसेप्ट है, छोटी क्लास में सिखा दिया जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर किसी जीवाणु में, ध्यान से सुनना, अगर किसी जीवाणु में यहां पर खाद्य पदार्थ स्टोर ना करके, ध्यान से सुनना, खाद्य पदार्थ स्टोर ना करके यहां पर अगर मैं इस जगह पर वायु स्टोर कर लूं, सोचो, खाद्य पदार्थ स्टोर नहीं किया और वायु स्टोर कर लिया, हवा अंदर भर ली है। अब मुझे बताएं, क्या ये जीवाणु एक ट्यूब की तरह है जिसके अंदर वायु है? क्या ये जीवाणु पानी के ऊपर तैर सकेगा? ये तैरने की क्षमता जो होती है इसको बोलते हैं उत्प्लावन। क्या बोलते हैं? उत्प्लावन। प्लावी, प्लावी का मतलब क्या होता है? तैरना, सतह पर तैरना। और उत्प्लावन का मतलब होता है बायोन्सी, जिसके अंदर वायु होगी वो ऊपर पानी के ऊपर सतह पर तैरता है। तो याद रखना, ऐसी ऐसी अंतःवृष्ट पिंड जिसे हम बोलते हैं गैस या गैसीय अंतःवृष्ट पिंड, गैसीय अंतःवृष्ट पिंड। पिंड तो है, देखो, जहां पर इकट्ठा हो रहा है। पिंड का मतलब क्या होता है? पिंड का मतलब क्या होता है? जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, जहां पर कोई चीज एकत्रित होती है, उसे हम बोलते हैं पिंड। अंतःवृष्ट का मतलब कहीं ना कहीं अंदर की तरफ, कोशिका के अंदर की तरफ एक पिंड बन रहा था जो किसी ना किसी चीज के इकट्ठे होने से बन रहा था। या तो खाद्य पदार्थ के रूप में बन रहा था तो बोला खाद्य अंतःवृष्ट पिंड, या गैस एकत्रित हो रही है तो बोल दिया गैसीय अंतःवृष्ट पिंड। अब ये किसमें मिलेगा? जरा सोचिए, वो जीवाणु, ध्यान से सुनना, वो जीवाणु जो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। आप बोलेंगे क्यों तैर रहे हैं? प्रकाश के लिए। क्या बोला? वो जीवाणु जो पानी की सतह पर तैर रहे हैं, प्रकाश मिलता रहे। क्यों मिलता रहे? प्रकाश संश्लेषण करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो स्वयपोषी हैं। सोचिएगा, नील, हरित, शैवाल, ब्लू, ग्रीन एल्गी पानी की सतह पर तैरते हैं। क्यों तैरते हैं? ताकि वो पानी की सतह पर तैरते रहे, ताकि प्रकाश मिलता रहे, प्रकाश संश्लेषण करते रहे, खाना खुद बनाते रहे। बस इतनी सी बात थी। मेरे ख्याल से ये पूरा समझ में आ गया होगा, अंतःवृष्ट पिंड A to Z। चले आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था? पक्का? यहां तक जरा सोचिए, जल्दी से, फटाफट जल्दी से सोचिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, हाँ जी बेटा जी, यहां तक ही समझ में आ गई है। चले आगे, ये हमने क्या पढ़ लिया? देखिए, हम पढ़ किसके अंदर रहे हैं? कोशिका द्रव्य के अंदर पढ़ रहे हैं। जितनी भी सारी चीजें पढ़ रहे हैं किसके अंदर पढ़ रहे हैं? कोशिका द्रव्य में। क्या क्या पढ़ा? राइबोसोम देख लिया, और क्या देखा हमने? केंद्राभ देख लिया, और क्या देखा बेटा जी हमने? अंतःवृष्ट पिंड देख लिया। अब ये हमारा खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो चुका है? ये बेटा जी हमारा खत्म हो चुका है कोशिका द्रव्य, है ना? क्या खत्म हो चुका है? कोशिका द्रव्य। एक बार पीछे ले चलो, देख लो एक बार थोड़ा सा। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम देख लिया, चलो जी। कोशिका द्रव्य में फिर उसके बाद हमने केंद्राभ देख लिया, चलो जी। फिर हमने अंतःवृष्ट पिंड देख लिया, चलो जी। अब ये हमारा कोशिका द्रव्य भी खत्म। अब आप बोलेंगे सर और क्या बच गया? अभी थोड़ी सी और चीजें बची हैं, वो देखते हैं। अब देखिएगा, ये हमारा कितने बिंदु हो चुके हैं। क्रम पता है आपको? क्या क्या पढ़ लिया? कोशिका आवरण, जिसके 3 भाग। बताऊं क्या क्या कैसे कैसे पढ़ लिया? देखिएगा, एक बार पढ़ते पढ़ते हम ये भूल जाते पढ़ा क्या। देखिए, हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो संरचना है उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने देखिए सबसे पहले पढ़ा कोशिका आवरण। ये भी पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, कोशिका आवरण। और कोशिका आवरण जो है, उस कोशिका आवरण में हमने 3 चीजें पढ़ी। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके बाद कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, फिर उसके बाद कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये 3 चीज पढ़ी। फिर इसके बाद बेटा जी हमने पढ़ा क्या? कोशिका द्रव्य। क्या पढ़ा? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में बेटा जी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हमने वापस से 3 चीज पढ़ी। क्या? राइबोसोम, फिर हमने पढ़ा क्या? केंद्राभ, और फिर आखिरी में हमने पढ़ा क्या? अंतःवृष्ट पिंड। ये हमने पढ़ा है बच्चों। इसमें याद रखना, अभी तक हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। ठीक है, अब मामूली सी 2 चीजें बच रही हैं। क्या क्या? आप बोलेंगे सर अभी भी बच रहा है? हाँ बेटा, अभी भी बच रहा है। क्या बच रहा है? कशाभिका, कशाभिका, सिंपल सा। ठीक है, और एक और चीज बच रही है, यहां लिख देता हूं, जिसे हम बोलते हैं रोम, जिसे हम क्या बोलते हैं? रोम और झालर। क्या बोलते हैं? रोम और झालर। तो कुल मिलाकर अब हमारी 2 चीजें रह गई है, रोम, झालर और कशाभिका। चलें आगे, पढ़ें, खत्म करें इनको जल्दी से खत्म करते हैं और हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका खत्म हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं क्या बेटा जी अब हमारा सी। सी क्यों बोला? क्योंकि ए हमने ये पढ़ा था, बी हमने ये पढ़ा था, ए के अंदर 1 हमने ये पढ़ा, 2 हमने ये पढ़ा, 3 हमने ये पढ़ा, बी के अंदर 1 हमने ये पढ़ा, 2 हमने ये पढ़ा, 3 हमने ये पढ़ा। इस तरीके से माइंड मैप बनाया करो भाई। जे इस तरीके से माइंड मैप बना लो भैया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में संरचना में क्या देगा? कोशिका आवरण देगा, जिसमें ये 3 चीज पढ़ी। फिर कोशिका द्रव्य में भैया ये 3 चीज पढ़ी। अब क्या पढ़ने वाले हैं? सी। क्या पढ़ने वाले हैं? कशाभिका। डी क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे। जयराम जी की, खत्म, इतनी सी बात। आइए इसकी बात करते हैं कशाभिका की। कशाभिका, जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिला, जिसका पहला बिंदु जो आपने याद रखना है वो ये इसका कार्य है। क्या कार्य करती है? देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा पीछे चल देते हैं। और इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूंछ सी निकलती हुई दिखाई दे रही है आपको, यही है क्या? कशाभिका, फ्लैजिला। अब आप मुझे बताइए क्या कराएगी ये पूंछ सी जो निकली है? इस तरीके से ही घूमेगी, और इस तरीके से जब ये घूमेगी तो ये जीवाणु आगे चलेगा, खिसकेगा, गति करेगा। तो सीधी सी बात है, कशाभिका का कार्य क्या हुआ बेटा जी? इसका कार्य होता है क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका को गति देना, प्रोकैरियोटिक कोशिका को गति देना। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है बेटा, उसको चलाने में, उसको गति देने में, उसकी चलायमान क्षमता जो होती है वो कौन निर्धारित करती है? कशाभिका निर्धारित करती है। बताइए, सिंपल सी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? पक्का चलें। आइए दूसरा बिंदु, देखिए जो बिंदु बता रहा हूं उसको याद रख लेना बस। क्या है? ये है। ठीक है, अब बात आ रही है क्या कशाभिका सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलती है? नहीं, यूकैरियोटिक में भी मिलती है। यानी
कशाभिका यूकैरियोट्स में मिलती है, लेकिन किंतु परंतु ध्यान से सुनना, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कशाभिका और यूकैरियोटिक कोशिका की कशाभिका में दिन रात का अंतर है, दोनों की संरचना अलग अलग है। समझ में आ गया? बस इतना सा बिंदु था। ठीक है, मान लो मैं एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और मेरे पीछे से निकल रही है पूंछ जिसका नाम है कशाभिका, ये मेरा दोस्त है, ये यूकैरियोटिक कोशिका, उसके भी निकल रही है क्या पूंछ, उसका नाम है कशाभिका। मेरी जो कशाभिका प्रोकैरियोटिक कोशिका की कशाभिका अलग है दिखने में, आंतरिक संरचना उसकी अलग है, और यूकैरियोटिक कोशिका की कशाभिका की संरचना आंतरिक क्या है, अलग है। यानी दोनों में तो मिलती है कशाभिका, लेकिन संरचना दोनों की क्या होती है, अलग अलग। तो याद रखना दूसरा बिंदु, ये यूकैरियोटिक कोशिका की कशाभिका से अलग होती हैं, किस रूप से? संरचनात्मक रूप से। याद रखना, इस संरचना जो होती है इनकी और यूकैरियोटिक कोशिका की जो कशाभिका होती है उनमें अलग होती है। जैसे आपने क्लेमाइडोमोनास अगर नाम सुना हो, इस तरीके से होता है, एक हरी शैवाल होती है, ठीक है। आपने युगलिना नाम सुना हो, दिखने में आपको दोनों अलग सेम लगेंगे लेकिन अलग अलग है बेटा। ये युगलिना है और ये आपकी क्लेमाइडोमोनास है, दोनों में कशाभिका है, ठीक है। अब जरा सोचिए, इनकी कशाभिका और जीवाणु में जो कशाभिका है दोनों की संरचना अलग अलग है। तो आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलें आगे, आइए अब एक बार इसकी संरचना देख लें, किसकी? कशाभिका की। ध्यान से सुनना बेटा, इसी के आगे नेक्स्ट उसमें पेज पर मैं लिख देता हूं इस तरीके से बिंदु डालकर, ताकि याद रहे कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं। ये पहला मतलब बुलेट बोल देते बेटा, इस तरीके से इनको क्या बोलते हैं? बुलेट्स बोलते हैं। ये बिंदु था, नेक्स्ट बिंदु कशाभिका में जो मैं बता रहा हूं वो बता रहा हूं कशाभिका संरचना। ध्यान से सुनना, कशाभिका की अगर हम संरचना देखते हैं तो बेटा ये 3 भागों से बना होता है, ये 3 भागों से बना होता है। अब कौन कौन से 3 भाग है ध्यान से सुनिए बेटा। सबसे पहला होता है जिसे हम बोलते हैं आधारीय काय। दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं अंकुश। क्या बोलते हैं बेटा? अंकुश। कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। और आखिरी होता है तंतु। 3 चीजें होती है, ये 3 चीजें मिलकर क्या बनाती है? कशाभिका बनाते हैं, ठीक है। आधारी काय को इंग्लिश में बोलते हैं बेसल बॉडी, अंकुश को बोलते हैं हुक, और तंतु को बोलते हैं फिलामेंट, ठीक। चलें आगे। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं डायग्राम, मतलब मैं खुद बनाऊंगा, देखना। देखिए, मान लो बेटा ये एक जीवाणु की कोशिका भित्ति है और उसके नीचे ये कोशिका झिल्ली है। ये कौन है? कोशिका भित्ति, और ये है कोशिका झिल्ली, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स मैंने नहीं दिखाई है अभी, सिर्फ इतना सा ये 2, ठीक है। और देखने में तो बाहर मान लो इस तरीके से एक जेल के समान ग्लाइकोकैलिक्स मिल रहा है, उसकी जरूरत नहीं है, समझना, ठीक है। अब जब देखिएगा इतना सा भाग, ये देखिए ये भाग जो है, ये भाग कहला रहा है बेटा जी, आपने याद रखना है, क्या भूलना नहीं है, क्या? कोशिका। थोड़ा सा अलग बढ़िया तरीके से मैं दिखा देता हूं ताकि समझ में आए। ये वाला भाग जो है, इतना सा भाग क्या कहला रहा है बेटा जी? आपका आधारीय काय, ये वाला भाग, ठीक है। ये पूरा भाग जो है क्या कहला रहा है? आधारीय काय। किसका? कशाभिका का। इट मींस आपको ये समझ में आ गया कि आधारीय काय जो होता है वो किसमें होता है? कोशिका भित्ति में भी, कोशिका झिल्ली में भी, किसकी? प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। चलो, अब ये आधारीय काय से निकलती है, ये आधारीय काय से इस तरीके से निकला एक अंकुश। क्या निकला? एक अंकुश निकला है, ठीक है। क्या निकला बेटा? एक इस तरीके से घूम के क्या निकला? एक अंकुश निकला। अंकुश, इसको हम हुक बोलते हैं, जैसे होता है ना हुक टांगने के लिए, इस तरीके से क्या निकला? एक अंकुश निकला है। चलो जी बेटा जी, ये भी चीज समझ में आ गई है। अब आगे चलते हैं। चलिए, अब क्या होगा? अब आगे ध्यान से सुनना। ये एक लंबी सी एक संरचना निकली है जिसे हम बोलते हैं तंतु, जिसे हमने क्या नाम दिया है? तंतु, ठीक है। जिसे हमने क्या नाम दिया बेटा जी? तंतु, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको 3 संरचनाएं दिख रही है, ये है आधारीय काय, ये है अंकुश, और ये है तंतु, ठीक है। अब कुल मिलाकर मैं आपको क्रियाविधि बताने वाला हूं कि काम कैसे करता है कशाभिका। अब देखिए ध्यान से सुनना, ये जो आधारीय काय होते हैं बेटा, इस आधारीय काय के अंदर कुछ इस तरीके से प्लेट्स मिलती हैं। थोड़ा सा डीप में चला जाएगा लेकिन समझना, क्या बोला? आधारीय काय के अंदर कुछ प्लेट मिलती हैं। क्या बोला हमने? कुछ प्लेट मिलती हैं, ठीक है। और इन प्लेट से एक तंतु निकलता है प्रोटीन का, जो इन प्लेट से होता हुआ, अंकुश से होता हुआ घुस गया किसमें? तंतु में। और भी होती हैं ऐसे, इस तरीके से कई सारे होते हैं। इसमें चला गया बेटा जी, ये तंतु में चला गया। कौन? ये प्रोटीन का एक धागा है, प्रोटीन का एक, यूं मान लीजिए एक फाइबर है, छोटा सा तंतु है प्रोटीन का, जो इस प्लेट से निकलकर अंकुश से होते हुए इसके अंदर चला गया, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। ये हमारी प्लेट, और इन प्लेट से निकलते हुए ये प्रोटीन के फाइबर, ठीक है। अब आप पूछेंगे ये जो प्रोटीन का जो फाइबर है इसका नाम क्या है? तो बेटा जी इसे हम बोलते हैं फ्लैजिलिन। हाँ जी, समझ में आया? नीट की तैयारी कर रहे भैया, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई मदारी नहीं हूं कि नाच नाच के आपको पढ़ाऊंगा तो ही आपका इंटरेस्ट पैदा होगा। आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हो सकता है कई बार बीच में बोर भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती बैठे रहो, जबरदस्ती सुनते रहो। तपस्या है बेटा, तपस्या करने में कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ती है। हर कोई तो डॉक्टर नहीं बन जाएगा ना, कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। कड़ी तपस्या मतलब आपको बैठना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आपको बोर लगे चाहे ना लगे।
आपको सुनना तो पड़ेगा, आपको समझना तो पड़ेगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, तभी ये रैंक निकलेगी, आपके मार्क्स आएंगे। कुल मिलाकर ये संरचना थी किसकी? कशाभिका की। वापस से देखते हैं मैंने क्या बोला कि भैया कशाभिका जो होती है वो तीन भागों से बनी होती है। आधार इकाई, आधार इकाई किसमें मिल रहा है बेटा जी? ये कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली में मिल रहा है। फिर अंकुश इस तरीके से घुमा हुआ एक हुक होता है, इस तरीके से घूम जाता है और फिर सबसे लंबा भाग होता है कौन बेटा जी? फिलामेंट यानी तंतु। ये पूरा तंतु था, ठीक है। हमने बोला आधार इकाई के अंदर कुछ प्लेट मिलती है, प्लेट प्रोटीन की बनी होती है। ये भी प्लेट किससे बनी होती है? प्रोटीन की प्लेट होती है और इन्हीं प्लेट से कुछ प्रोटीन के फाइबर, कुछ प्रोटीन के तंतु निकलकर इस लंबे से तंतु में चले जाते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे आगे क्या सर? आगे क्या? आइए आगे मैं आपको बताता हूं, कुछ इस तरीके से समझना, देखना। मेरे पास अगर कुछ होगा तो मैं आपको समझाता हूं। वेट, रुकिए, देखिए ऐसे, देखिए कुछ इस तरीके से। मान लो ये प्लेट है, ये दिख रही है आपको? दिख रही है? चलो, ये प्लेट है, आपको दिख रही है? हाँ सर, ये प्लेट है, ठीक है। अब इस प्लेट से, ये प्लेट थी, ये प्लेट आपको दिख रही है, ये वाली प्लेट, इस प्लेट से ये प्रोटीन का तंतु निकला ऊपर और प्रोटीन का तंतु निकलकर यहां चला गया, ठीक है। अब जरा सोचिए, अगर ये प्लेट घूमेगी तो इस प्लेट से जुड़ा हुआ ये फ्लैजेलिन का जो तंतु है ये भी हिलेगा कि नहीं हिलेगा? बिल्कुल हिलेगा। तो जरा सोचिए, ये प्लेट इस तरीके से हिली और अगर ये हिली तो ये तंतु हिला और मतलब ये फ्लैजेलिन हिला। ये फ्लैजेलिन अगर हिलेगा तो ये फ्लैजेलिन किसके अंदर? तंतु के अंदर, तंतु भी हिलेगा और तंतु भी अगर हिलेगा तो जरा सोच समझकर मुझे बताएं, क्या ये पूरा कशाभिका का ये तंतु अगर हिलेगा तो वो जीवाणु हिलकर आगे जाएगा या आगे पीछे होगा या नहीं होगा? गति करेगा नहीं करेगा? तो इस प्रकार गति करता है कौन बेटा जी? फ्लैजिला, यानी आपका कशाभिका। खत्म, बस इतनी सी बात आपने याद रखनी थी और कुछ भी नहीं। बताएं, क्लियर है बेटा जी? तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा कशाभिका समझ में आ गया होगा। अब आखिरी चीज है डी। ये हमारा क्या खत्म हो गया बेटा? कशाभिका, बस इतना सा याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कशाभिका का कार्य, कशाभिका जो होता है किसमें होता है? दोनों में होता है, लेकिन दोनों की संरचना अलग होती है। प्रोकैरियोट में कैसी होती है? मैंने आपको बता दिया, तीन चीजों से बना होता है। ये तीन चीजें थी जिसमें फ्लैजिलन तंतु जो होता है, जो इन प्लेट से निकलता है। इन प्लेट के भी अलग अलग नाम होते हैं, LPSM, अलग अलग नाम होते हैं, LPSM, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है ये वाली चीज? चलें आगे। अच्छा, एक और चीज, ये जो प्लेट जो होती है ना, ध्यान से सुनना, ये जो प्लेट जो होती है, ये ग्राम जो पॉजिटिव होता है ना बैक्टीरिया, उसमें केवल दो होती हैं, याद रखना। ग्राम पॉजिटिव जो होता है ना, ग्राम पॉजिटिव, उसमें केवल दो प्लेट होती हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव जो होता है, ग्राम नेगेटिव जो होता है उसमें ये चार होती हैं। और मैंने आपको यहां पर कितनी दिखाई है? चार। तो चार प्लेट मिलती हैं आधारीय इकाई में, किसमें? ग्राम ऋणात्मक जीवाणु में, और दो मिलते हैं ग्राम धनात्मक जीवाणु में, याद रखना, बस इतनी सी बात, ठीक है। आइए बेटा जी, अब बात करते हैं बेटा जी यहां पर आखिरी चीज, आखिरी संरचना जिसका नाम है रोम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पेलाई, पेटाई नहीं, और झालर। इसको हम 2 मिनट में खत्म कर देंगे क्योंकि बहुत सिंपल है, ये कुछ भी नहीं है, जिसको हम बोलते हैं फिम्ब्री, ठीक है। क्या काम करते हैं? बस सिंपल सा। झालर क्या कार्य करता है? देखिए, पहले डायग्राम में एक बार वापस से पीछे चलते हैं, थोड़ा सा झालर देख लेते हैं कैसे दिखते हैं। देखिए, आपको ये कुछ दिखाई दे रही है, ये कुछ सफेद सफेद से सफेद सफेद से सफेद सफेद से दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है? झालर लिखे हुए। क्या कार्य करता है? ये भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं बेटा जी। ये जो झालर जो होते हैं इनका कार्य सिंपल सा होता है। जरा सोचिए, एक जीवाणु जो मान लो किसी ठोस पदार्थ के पास पहुंचा, अब वो चाहता है कि वो उससे चिपका रहे, उससे जुड़ा रहे। कैसे जुड़ा रहेगा? सीधी सी बात है। तो ये झालर जो होते हैं इनका कार्य क्या होता है? क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका को, प्रोकैरियोटिक कोशिका को ठोस भाग से जोड़ना या चिपकाना, ठीक है। तो चिपकाने का कार्य, जोड़ने का कार्य, प्रोकैरियोटिक कोशिका को किसी ठोस पदार्थ से, किसी पत्थर से, किसी पानी के अंदर किसी पत्थर से, यानी किसी भी पदार्थ से जो ठोस है उससे जुड़ना, उससे चिपकना है। मान लो खाद्य पदार्थ, भोजन है, उसके पास जाकर उससे जुड़ना है, चिपके रहना है, कौन कराता है? कौन बेटा जी? ये आपकी कौन बेटा? झालर। अब जरा सोचिए, क्या हमारे अंदर जीवाणु जाते हैं? सोचिए, जीवाणु से हमारे अंदर रोग होता है ना। अब जरा सोचिए, मेरे अंदर अगर कोई जीवाणु गया, मान लो मेरे अंदर कोई जीवाणु गया, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, हेलियोबैक्टर, याद है? हेलियोबैक्टर एसिटाई, याद आ रहा है? या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी मेरे अंदर गया। अब जरा सोचिए, मेरे अंदर जाकर वो कहीं ना कहीं किसी ना चीज से जुड़ेगा ना, चिपकेगा ना, कोई कार्य करने के लिए किसी ना किसी चीज के पास जाकर चिपकेगा। तो चिपकाने के लिए कौन उत्तरदायी है? झालर, ठीक है। बस इतना याद रखना है। झालर में आखिरी है रोम। भैया इसका कार्य क्या होता है? जरा सोचिए, एक जीवाणु को दूसरे जीवाणु से चिपकना है। देखिए, ये तो क्या कर रहा था? एक जीवाणु को, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका को किसी ठोस पदार्थ से चिपकवा रहा था। ये क्या कर रहा है? एक जीवाणु को दूसरे जीवाणु से चिपकवा रहा है। तो इसका कार्य क्या होता है? एक जीवाणु को दूसरे जीवाणु से जोड़ने का कार्य, एक जीवाणु को दूसरे जीवाणु से जोड़ने का कार्य कौन करती है? रोम करती है। और ये रोम कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन से बनी होती है जो हमारे बुक्स में नहीं दे रखा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। इसका नाम होता है पिलिन प्रोटीन। देख लेना चाहे अपनी बुक्स में, आपकी बुक्स में मुख्य रूप से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या कि रोम यानी पिलिन जो, रोम यानी पिलाई जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कौन से प्रोटीन से। मैंने आपको बता दिया, याद रखना। कौन? पिलिन प्रोटीन होता है इसमें, इन रोम में, इन पिलाई में, जो एक जीवाणु को दूसरे जीवाणु से जोड़ने का कार्य करते हैं। जबकि ये इनमें, अब आप पूछेंगे सर इनमें कौन सा होता है? फिम्ब्रिन होता है। कौन सा होता है? फिम्ब्रिन प्रोटीन होता है। फिम्ब्री में फिम्ब्रिन प्रोटीन, पिलाई में पिलिन प्रोटीन। ये क्या करते हैं? फिम्ब्री यानी झालर क्या करते हैं? एक जीवाणु को या एक प्रोकैरियोटिक कोशिका को किसी ठोस पदार्थ से जोड़ते हैं, जबकि ये क्या करते हैं? एक जीवाणु को दूसरे जीवाणु से जोड़ते हैं। आया समझ में? तो इसी के साथ हमने पूरा कंप्लीट किया है। क्या बोला मैंने? हमने पूरा कंप्लीट किया है, दे दनादन पूरा हमने खल्लास कर दिया है। क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब सुनने में तो ऐसा लगेगा बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन थोड़ी सी चीज पढ़ी हमने, समझ में आया। लेकिन हमने एक चीज जरूर सीखी है, क्या? कि जब भी पढ़ो किसी भी चीज को तो ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, ठीक है। आप अगर इसी तरीके से एक एक कांसेप्ट को स्ट्रांगली समझते गए, पढ़ते गए, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो ये बेटा जी हमारी हो चुकी है क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना, ठीक है। अब समय हुआ है 1 मिनट रिवीजन। 1 मिनट रिवीजन मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आता है कि आज हमने क्या पढ़ा बेटा जी। आज हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो संरचना बच गई थी वो सारी खत्म की। क्या क्या हमने राइबोसोम के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, कुछ बिंदु पढ़े थे। हमने केंद्राब पढ़ा, केंद्राब के अंदर हमने पढ़ा केंद्राब क्या है, वहां पर मुख्य अनुवांशिक पदार्थ मिल रहा था, वो हमने जगह देखी, उसको हमने बोला केंद्राब। हमने एपिसोम पढ़ा, जब प्लाज्मिड किससे जुड़ जाता है, याद रखना, केंद्राब में उपस्थित मुख्य अनुवांशिक पदार्थ, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिसोम। हमने पॉलीसोम भी पढ़ा था, जब संदेश वाहक आरएनए से राइबोसोम जुड़ते हैं तो उसको हमने बोला था पॉलीसोम यानी बहुसोम।
राइबोसोम या बहुराइबोसोम, ठीक है। फिर हमने अंतःवृष्ट पिंड पढ़े, वो जगह जहां पर बचा हुआ पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, या तो वायु इकट्ठी हो जाएगी या खाद्य पदार्थ इकट्ठा हो जाएगा, जैसे फॉस्फेट, जैसे साइनोफाइसिन, जैसे ग्लाइकोजन की क्या बन जाती है, कणिकाएं बन जाती है। जबकि गैसीय आपका अंतःवृष्ट पिंड जो होता है वो मुख्य रूप से नील हरित शैवाल में मिलता है। फिर हमने पढ़ी कशेरुकी की संरचना, भैया गति कराती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में मिलती है, लेकिन दोनों में संरचना का अंतर होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कशेरुकी जो होती है 3 भागों से बनी होती है, कौन-कौन सी? आधारिक जो कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली में होता है, फिर हुक जिसको हमने अंकुश बोला, फिर लंबा सा क्या तंतु। आधारिक के अंदर 4 प्लेट होती है ग्राम ऋणात्मक जीवाणु में और 2 प्लेट होती है ग्राम धनात्मक जीवाणु में। इन प्लेट से एक तंतु निकलता है, किसका? एक फाइबर निकलता है, किसका? प्रोटीन का, ठीक है, वो जिसका नाम है फ्लैजेलिन, जो तंतु में जाकर चला जाता है। जब प्लेट हिलती है तो फ्लैजेलिन हिलता है, फ्लैजेलिन किसमें है? तंतु में, वो पूरा तंतु हिलेगा तो वो गति करेगा। ये हमने पढ़ा कशेरुकी। फिर हमने पढ़ा रोम जिसका कार्य है 2 जीवाणु को जोड़ना, झालर जिसका कार्य है प्रोकैरियोटिक जीवाणु को किसी ठोस पदार्थ से जोड़ना। खत्म, ये हमने आज सारा पढ़ा है, ठीक है। अब समय हुआ है किसी के बेटा जी क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। बहुराइबोसोम बना होता है, बहुराइबोसोम किससे बना होता है? राइबोसोम से, आरएनए से, दोनों ए और बी से, कोई नहीं से। जल्दी से आंसर बताएं, बहुराइबोसोम या बहुसूत्र या पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम किससे बना हुआ था? चलिए दूसरा प्रश्न बेटा जी, जब प्लाज्मिड केंद्राब से जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं, जब प्लाज्मिड केंद्राब क्षेत्र के पास जाकर जुड़ जाता है, केंद्राब से जुड़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? राइबोसोम, एपिसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम। समय हुआ समाप्त। डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न था बहुराइबोसोम किससे बना होता है? मैंने बोला था आपको एक संदेशवाहक आरएनए था ना, था क्या? आरएनए तो था ना, ठीक है, संदेशवाहक था, लेकिन था तो कौन? आरएनए, जिससे क्या जुड़ा था आपने? राइबोसोम। तो राइबोसोम जब एक प्रकार के आरएनए से जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है? बहुराइबोसोम बनता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चल, जब प्लाज्मिड केंद्राब से जुड़ जाता है तो क्या बनता है? सीधा सीधा एपिसोम। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, दोनों ही आपने याद रखनी है। एक एक बिंदु आपने याद रखना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा अगर आपने सीरियसली पढ़ा होगा। क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका? इस चीज की मैं लिखित गारंटी दे सकता हूं अगर आपने ढंग से पढ़ा है, ठीक है। याद रहेगा तो आप डेफिनेटली कर लेंगे, नहीं तो और बच्चे कर लेंगे जिन्होंने पढ़ा है, ठीक है। चलिए बेटा, होमवर्क आपको नीचे मिलेगा होमवर्क सेक्शन में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे कौन सी कोशिका के साथ? यूकैरियोटिक कोशिका हम पढ़ना अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।